हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक साइन एजुकेशन में। आज ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो आने वाले 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं हम। और क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला कि समीकरण एक्स माइनस 1/x = 3 और एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और इसके क्या निकालने हैं हमको? मूल निकालने। क्या नंबर में? 4 नंबर में। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए पेपर लेके आया हूँ और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आइए, क्या है कि x - 1/x = 3 और x का मान कितना नहीं होना चाहिए? x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमें क्या निकालना है? इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालना है? मूल। आइए निकालते हैं मूल। क्वेश्चन है 5 का क्या? क्या है 5 का क्या? क्या दे रखा है? समीकरण हमारे पास x - 1/x बराबर 3। कितना? बराबर 3। और x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कितना? x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब हमें इसके मूल निकालने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो x - 1/x बराबर 3, इसके नीचे क्या मान लोगे? 1। एक मान लिया, इनका एलसीएम ले लो। इसके नीचे क्या है? 1 है और इसके नीचे x है, तो क्या ले लो? x। x इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा और इसकी गुणा करोगे। यहाँ से x की गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा? x²। 1 की गुणा 1 में करोगे तो -1 बराबर 3। इसके नीचे भी 1 मान लो और तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? x² - 1 की गुणा इसमें करोगे तो सेम ऐसी पद होगा। और x की गुणा 3 में करोगे तो कितना होगा? 3x। अब 3x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x² माइनस के 3 इधर प्लस में 3x, तो इधर का आएगा माइनस का 3x, और माइनस के एक पहले से ही है बराबर 0। यहाँ से क्या बचा? 0। ये क्या बन चुकी है? समीकरण बन चुकी है। और ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में सबसे पहले तो ऐसे देखो कि अगर इसके मौल निकल जाए तो एक ही करना 1, और 1 कैसे फैक्टर करो जो कितना जाए? 3, जोड़ के या घटा के। तो इससे तो होगा नहीं, और जब इससे नहीं होगा तो कौन सा सूत्र लगाओगे? एक सूत्र होता है हमारा विविध कर का। क्या होता है? विविध कर का। तो विविध कर के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें समीकरण से तुलना करनी होगी। कौन समीकरण से? द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है? ax² प्लस bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर। क्यों तुलना करने? क्योंकि हमें पता है विविध कर का सूत्र क्या होता है? वो होता है माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन इसके सारे के में कितना है? 2a। और ये क्या होता है? रोड में होता है। और ये वाला हमें सूत्र लगाना है, तभी हम इसके मूल निकाल सकते हैं। जब किसी के फैक्टर ना हो तो क्या करना होता है? हमें ये वाला सूत्र लगाना होता है विविध कर का, और इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इसके मूल निकाल लेते हैं। और मूल निकालने के लिए सबसे पहले ये सूत्र लगाते हैं हम विविध कर का। तो विविध कर का सूत्र होगा, एक्स की पद है तो एक्स के मूल निकालो, तो एक्स बराबर रख लेता हूँ मैं माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac, और ये रूट में और सारे के बटे में 2a। यहाँ से x यहाँ से निकालोगे तो देखो यहाँ पे क्या है? माइनस के b है, माइनस के b। तुलना करी थी सबसे पहले, तो यहाँ से मान निकालने थे हमें। a का मान कितना है और b का मान कितना है? तो a का मान कितना है? देखो यहाँ से निकालते हैं। a की जगह क्या है? देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक इसके आगे 1 होता है, तो गुणा में 1 लिख लेंगे। तो a का मान कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a का मान कितना है? 1। a का मान 1। और b का मान कितना है? x के सामने x है, b का मान है -3, तो b का मान है -3। और c का मान कितना है? c का मान भी -1। कितना है? -1। अब यहाँ से रखो मान। b का मान कितना? b का मान है -3, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से ही है, तो -3 b का मान प्लस माइनस b की जगह क्या रखेंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? b², तो कितना है? -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 1 गुणा c का मान कितना है? -1। c का मान कितना है? -1। ये किसका मान है? c का। ये किसका मान है? c का। c का मान कितना है? -1, तो -1। तो कितना है? -1। और ये काय में है? रूट में अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है? a का मान हमारे पास 1। a का मान है 1। अब आगे x बराबर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो कितना होगा? ये हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस। और जब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस के कितना हो जाएगा? 3। तो प्लस के 3
और प्लस शो नहीं करते हैं फिर भी, प्लस माइनस 3, देखो यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9, और माइनस का कहाँ गया माइनस, क्योंकि किसी भी घात अगर सम है हर चिन्ह माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 9 और माइनस के 4 ही गुना 4, और 4 की गुणा है 1 में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और 4 ही गुना 4 और 4 ही गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4, और रोड में अपॉन 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 2 ही गुना 2, अर्थात 2 ही गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया, और ये रोड में अपॉन 2। अब इसके दो चिन्ह लेते हैं, दो चिन्ह कितने, दो चिन्ह होते हैं हमारे पास, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर या धन चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर 3 प्लस √13 अपॉन 2, तो एक मान तो ये आ गया। और दूसरा आगा अगर ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, ऋण चिन्ह लेने पर अर्थात माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस की क्या, देखो आपके क्या लोगे माइनस लोगे, क्या लोगे माइनस, तो माइनस के √13 अपॉन 2, तो एक एक्स का मान क्या आ गया, ये आ गया माइनस का, तो 3 माइनस के √13 अपॉन 2, तो हमारे क्या मूल आए, एक आया है 3 प्लस के √13/2, एक आया है 3 माइनस के √13 अपॉन 2, कितना है √13 अपॉन 2, ये क्या हमारे पास आंसर है, क्या है √13 अपॉन 2, ये दोनों क्या आ गए मूल, एक क्या है 3 प्लस √13 अपॉन 2, 3 माइनस √13 अपॉन 2, ये एक्स के मूल निकल के आ चुके हैं यहाँ से, तो एक्स के मान कितने आए हैं 2 आए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या, एक समकोण त्रिभुज है और उस त्रिभुज में सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये क्या हमारा, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, ये नाम दे दिया। ये कितने का एंगल है, ये 90 का है, कितने का है 90 का अर्थात 90 का। तो एक हमारे पास कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और उसमें कहा है कि समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग, ये क्या हमारे पास कर्ण है, क्या है कर्ण, ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार। उसने कहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला जो, ये जो भुजा है, इसका जो वर्ग होगा इन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए, ये सिद्ध करना है हमको। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, एक हम लंब डाल लेते हैं, लंब डालोगे तो यहाँ से बी से किस पर डालोगे, ए सी पर, एक हमने क्या करा लंब डाल लिया, और लंब डालते तो ये भी 90 का होता है इधर वाला, ये भी 90 का होता है, तो ये 90 अंश के हो गए। अब इसमें सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी, दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ए बी और सी, क्या है एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये वाला है ए बी सी, एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, एक त्रिभुज है ए, एक इसको नाम क्या दे दूं मैं, ई नाम दे देता हूँ, चलो क्या नाम देता हूँ ई, जब ये लंब डाला है तो यहाँ से ए ई बी, एक त्रिभुज है ए ई बी, तो दो त्रिभुज हमारे पास, ये दे दो, चलो इसे नाम देते हैं डी, डी नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं डी, तो इसे क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। तो ए सी बी, एक त्रिभुज तो ये हुआ, एक हुआ ए डी बी, एक क्या हुआ ए डी बी, तो दो त्रिभुज हमारे पास। सबसे पहले त्रिभुज लिख लेते हैं हमें, क्या है त्रिभुज ए बी और सी तथा त्रिभुज ए डी बी, कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक कौन सा है त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है ए डी बी, दो त्रिभुज हैं, और ये दोनों कितने के हैं 90 के। देखो त्रिभुज यहाँ इस बीच वाला देखते हैं हमें, बी क्या है 90 का है यहाँ भी, और यहाँ देखोगे इसमें, तो इसमें ये क्या है डी, डी भी कितने का 90 का, कितने के हैं 90 डिग्री के, कितने के हैं 90 अंश के। आगे इसमें देखोगे सबसे पहले कि एंगल ए इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और एंगल ए इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, तो क्या लिखोगे एंगल ए बराबर है एंगल ए के। सबसे पहले एंगल ए बराबर है एंगल ए के, कितना है एंगल ए, देखो एंगल ए दोनों बराबर हैं। दूसरा क्या है हमारा, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी बी।
देखो इसका ये डी क्या है, 90 का है इस वाले में, और इसमें बी ये भी 90 का है, दोनों कितने के हैं, 90 के हैं। तो ये कितने का है, 90 अंश का, कितने का है, 90 डिग्री का। तो दोनों त्रिभुज हो गए। और जब ये है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, जब दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो हमारे पास एंगल ए और एंगल ए दोनों के क्या है, कॉमन इन दोनों में, उभयनिष्ठ हैं, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं। और एंगल बी, इसका ये वाला बी, और एंगल इसका ये डी, ये वाला डी, दोनों कितने के हैं, 90 के हैं। कितने के हैं, 90 के। और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो ये क्या होता है, ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी में। क्या है, त्रिभुज ए डी बी। तो दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। और जब समरूप होते हैं तो पहली दो भुजाएं इसकी ए बी अपॉन इसकी ए डी बराबर होंगी। दूसरी क्या हो, दूसरी भुजा हमारी ए सी, ए और सी, लास्ट वाली और पहली वाली। तो ए और सी, इसका होगा ए और बी। क्या हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी मैं त्रिची गुणा कर लेता हूँ। त्रिची गुणा करेंगे तो ए बी की गुणा ए बी में करेंगे तो क्या होगा, ए बी का वर्ग बराबर यहाँ से ए सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर एक। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी और डी, ये दो त्रिभुज हैं, इनको फिर से देखते हैं हम। तो इसमें एंगल लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, इसमें देखेंगे सबसे पहले। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कौन कौन से, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, और एक ये है बी डी सी, बी और डी और सी, ये वाला त्रिभुज आपके देखेंगे। ये वाला त्रिभुज पहले हम कौन सा देख रहे हैं, पहले ये देख रहे थे, आपके कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज है ये, तो कौन सा है, बी डी सी में। तो एंगल देखो, एंगल सी बराबर है एंगल सी के। इसमें देखो क्या कॉमन है, इस वाले बड़े वाले में त्रिभुज में और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में, डी सी बी में। तो कौन सा कॉमन है, ये सी कॉमन है। कौन सा, सी, पहले कौन सा था, ए कॉमन था, अब कौन सा है, सी कॉमन है। तो एंगल सी बराबर होगा एंगल सी के। दूसरी बात, इसमें देखो ये वाला जो एंगल डी है, इसमें कितने का है, इसमें 90 का है, और इसमें जो एंगल बी है वो कितने का, 90 का। तो क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी डी सी। इसमें एंगल बी और इसमें एंगल डी क्या है, दोनों कितने के हैं, 90 के हैं। और जब ये कंडीशन दो हो जाती है, एंगल एंगल बराबर हो जाते हैं, जब एंगल एंगल दो बराबर होते हैं तो क्या होता है, समरूप होता है। कौन सा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। और जब ये समरूप है, पहले इसकी भुजा तो क्या होगा, ए बी, पहली भुजा ए बी अपॉन इसकी बी, सब शुरू वाली हेड ले लेते हैं। चलो देखो, शुरू की और लास्ट की, शुरू की और लास्ट लेंगे, ए सी, क्या लेते हैं, ए सी, क्या लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी, क्या लेते हैं, बी सी। दूसरे में क्या लेते हैं हम, बी सी, हो गया। दूसरी हमारी यहाँ से इस वाले की बी सी अपॉन डी सी, क्या हो जाएगा, डी सी। तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, बी की बी सी गुणा बी सी में करेंगे, क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। ये समीकरण नंबर आएगी 2, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 लिखोगे, समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 दोनों को लिख के और क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों जोड़ रहे हैं, तो जोड़ें क्या, समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण थी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो दोनों इधर वाले पद ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला क्या है, इसका बी सी का स्क्वायर, दोनों इधर वाले पद करती है बराबर से बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। इसका क्या है, प्लस ए सी इंटू डी सी। ये दो है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में ले लूंगा कॉमन में ए सी, इसमें भी है इसमें भी। तो यहाँ से ए बी का, यहाँ से क्या होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, क्या होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग
बराबर, इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें से ए सी कॉमन ले लेते हैं। ए सी यहाँ से क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी, ये कॉमन बचा। अब यहाँ से ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी ऐसे ही। अब यहाँ से देखोगे ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, देखो इसमें क्या होता है, ए डी प्लस डी सी, ये क्या था हमारा ए सी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का मान हो जाएगा हमारा ए डी प्लस सी या डी सी, क्या हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से ए डी प्लस डी सी की जगह रख सकता हूँ मैं ए सी, क्या रख सकते हैं, ए सी। तो इसकी जगह ए सी रखा है तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुणा ए सी में करेंगे तो क्या होगा, ए सी का वर्ग। अब यही हमें सिद्ध करना था कि ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या हमारा कण है, तो ए सी का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। देखो दोनों जुड़ के बराबर आए नहीं स्क्वायर में, इसी तो कहा था हमसे कि ए सी ये वाली जो भुजा है इन दोनों का, इसका जो वर्ग होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यही तो कहा था। तो ए बी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर किसके, ए सी के वर्ग के बराबर है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ए सी का वर्ग बराबर होना चाहिए ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के। ये तो हमसे पूछा था, क्या था देखो, उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, जो कि ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर, देखो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, किसका, ए सी का वर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, सारणी लिखनी है। सारणी लिखता हूँ मैं, और सारणी लिख के इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए आइए सारणी लिखी हुई है। अब देखो क्या करोगे, इसका माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए हमें एक्स आई का पता होना चाहिए। एक्स आई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है इन्हें जोड़ के इसका आधा करना होता है, इसे जोड़ के इसका आधा करना। तो 500 और 520 कितना होगा, 1010, 1020, 1020 का आधा कितना होगा, 510, कितना होगा 510। तो इस पर कितना हो जाएगा 510, कितना हो जाएगा 510। अब 520 और 540 का कितना हो जाएगा, 520 और 540 होगा 1060। 1060 का आधा कितना होगा 530, कितना हो जाएगा 530, कितना हो जाएगा 530। इसी तरीके से 540 और 560 का कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 1100 का आधा होगा 550, कितना हो जाएगा 550। इसी तरीके से 560 और 580 या अगर वैसे भी जोड़ा नहीं जा रहा तो बार बार बस अंतर देख लो, 510 है यहाँ 530 है तो 20 का अंतर है, 20 का अंतर यहाँ पे है तो आपको कितना हो जाएगा 570। उसके बाद कितना हो जाएगा 590, कितना हो जाएगा 590। उसके बाद हमें क्या होता है, देखो माध्य निकालने के लिए हमें क्या क्या सूत्र होता है हमारा, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है, इसे एक्स बार से करते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमें एफ आई एक्स आई निकालना होगा। तो ये एफ है और ये क्या है, एक्स है, तो इसे क्या बोलते हैं एफ आई। एफ आई एक्स आई के आपस में क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। गुणा करोगे तो 12 गुणा इसमें करोगे तो ये क्या होता है हमारा एफ आई और एक्स आई। अब इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी आपस में गुणा करनी होगी। तो 12 गुणा 0 में करोगे तो कितना आएगा 0, और 12 गुणा 1 में करेंगे 12 का ना, 12 का 2 हासिल लगा 1, और 12 पंजे 60, 60 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 60 और 1 61, कितना हो जाएगा 61। इसी तरीके से इन दोनों की इसकी गुणा करोगे इसमें तो 14 गुणा 0 में करी तो 0, 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 पंजे 70 और 4 74, कितना होगा 14 पंजे 70 और 4 74। इसी तरीके से 8 की गुणा करोगे तो कितना होगा, 8 की गुणा 0 में करी 0 आया, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, कितना हुआ 44। तो इसी तरीके 6 की गुणा इसमें करोगे तो 6 की गुणा इसमें करी तो कितना है, 6 गुणा 0 में करोगे तो कितना आएगा 0, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, और 6 पंजे 30 और 4 34, कितना हो गया 3420। इसी तरीके से 10 की गुणा इसमें करोगे तो 1 0 बढ़ा लोगे बस ऐसी, तो कितना हो जाएगा 5900। अब इसे क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे। क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे। तो इससे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसे जोड़ के मान कितना है देखो 0 0 0, तो कितना हो जाएगा 0,
देख लेते हैं एक बार अगर सही है क्या मल्टीप्लाई। अगर यहाँ से 12 गुणा इसमें करी जीरो में तो जीरो, 12 का ना 12 का 2 हासिल लगा 1, और 12 पंजे 60 और 1 61। 14 गुणा करेंगे 14 का ना 14 गुणा जीरो में करी जीरो, 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, और 14 पंजे 70 और 4 74। इसी तरीके से 8 ही गुणा करेंगे जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगे 4, और 8 पंजे 40 और 4 44। इसी तरीके से 6 की गुणा करेंगे, 6 की गुणा जीरो में करें जीरो, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34। इसी गुणा करेंगे ऐसे, अब जोड़ दो इसे, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और जीरो 6। आगे कितना होगा देखो, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। कितना जाएगा 27, कितना जाएगा 27, तो कितना है 27, 27 26 जीरो, कितना है 27 26 जीरो। इसी तरीके से इसे जोड़ देंगे हम, क्या है हमारा एफ आई निकाल, इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई, तो जोड़ लेंगे कितना होगा देखो 12 और 14 कितना होगा, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बस इसमें सूत्र में रख देंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 27 26 जीरो अपॉन 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो कितना होगा देखो, 5 से इसे काटा 5 पंजे 25, हाँ से बचे कितने 2, कितना हो गया 22, 5 चौक 20, कितना बचा 2 26 हो गया, 5 पंजे 25, कितना बचा 1, और 5 एक पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ा रहे हो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 545.2। ये क्या आ गया हमारा माध्य आ गया, क्या आ चुका है माध्य, क्या आ गया माध्य, कितना आया है माध्य, माध्य बराबर कितना आ गया हमारा 545.2। ये क्या है हमारा माध्य निकल चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5 वाले खंड पूरे हो सके हैं, सिद्ध कीजिए। 5 वाला क्या है, घ नंबर की सिद्ध कीजिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। दूसरा दे रखा, दूसरा खंड भी इसका tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री बराबर 1 होता है। ये सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। 5 का घ क्या है हमारे पास कि साइन, पहला है इसका खंड साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर आना चाहिए 1/2। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले RHS और LHS मान लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो LHS ये ले लेते हैं हम, और ये क्या है RHS। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने LHS, तो यहाँ से क्या है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये हमारे पास है। अब इसमें इसके मान रख दो, अगर मान याद है सारणी में मान होते हैं, तो ये साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2 इंटू कोस 30, कोस 30 का मान भी यही होता है √3/2 माइनस के साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 इंटू कोस 60 का मान, कोस 60 का मान भी होता है 1/2। अब √3 की गुणा √3 में करोगे, ऊपर ऊपर गुणा करोगे नीचे नीचे की, तो √3 की गुणा √3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और 2 की गुणा 2 से करोगे 2 दूनी 4 माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 की गुणा 1 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इनका, इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 4, कितना आएगा 4। जब 4 नीचे दोनों में है तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार दोगे, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ से 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 2, तो 2/4, और 2 से जब चारों काटोगे कितनी बार कटो, 1 करना 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध क्या हुआ फिर हमारे पास LHS बराबर हुआ हमारा RHS, यही हमें लाना था, यही हमें लाना था, क्या आया 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट भी यहाँ भी कर देता हूँ। चलो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए 1, देख लेते हैं एक बार क्या है
tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री बराबर आना चाहिए 1। अच्छा, इसे भी हम क्या करते हैं LHS और RHS करके मान लेते हैं। तो LHS बरा ये क्या हमारा RHS, तो हम यहाँ से क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री टू tan 30 डिग्री, ये हमारे पास है। अब क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले एक को बदल लेते हैं क्योंकि tan 52 का मान नहीं होता और tan 38 का मान नहीं होता, और जब इन दोनों का मान नहीं होता तो सबसे पहले इन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं हम। तो चेंज करोगे तो यहाँ से इसे पास पास लिख लो, चलो tan 52 डिग्री और tan 38 डिग्री, इस तरीके से tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, इन्हें पास पास करके लिख लिया। और पास पास करके लिखने के बाद आगे देखते हैं, आगे करोगे तो क्या होगा देखो, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ tan 52 को मैं 90 माइनस 38 करके लिख सकता हूँ। देखो tan 90 माइनस 38 tan 52 ही तो होगा। इसी तरीके से इस tan को ऐसे ही रखेंगे हम इंटू tan 38 डिग्री और tan 60 डिग्री इंटू tan 60, 30 को भी बदल लेते हैं हम, tan 30 को बदलोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास tan 90 माइनस 60 करके लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख लिया tan 90 माइनस 60 करके लिख लिया इस तरीके से। अब यहाँ से क्या होगा देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 38 हो जाएगा हमारे पास कोट 38 डिग्री, क्या हो जाएगा कोट 38 डिग्री। और जब ये कोट 38 डिग्री हो जाएगा इसी तरीके से, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गया है tan 38, कितना tan इंटू tan 38 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा की जगह क्या 60 है, तो क्या हो जाएगा कोट 60 डिग्री। और वैसे भी इसका मान क्या होता है देखो, अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, जब इसे चेंज करोगे तो इसे मैं tan में बदलता हूँ, तो tan जब इसे कोट को tan में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा या नहीं। तो 1/10 38 डिग्री इंटू ये वाला tan 38 ऐसे ही इंटू tan 60 ऐसे ही इंटू कोट 60 को मैं बदल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10 60 डिग्री। क्या हो जाए अब इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan 60 से ये tan 60 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि देखो ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, और ये एक बार कटा, और ये एक बार कटा, तो कितना हो जाएगा, ये बटे में नहीं लिख रहा हूँ, तो एक ही कना एक, एक ही कना एक, एक ही कना एक, तो कितना हो जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा 1। और जो हमें ये सिद्ध करना था, जो हमें ये सिद्ध ही करना था, और ये हमारा क्या आ चुका है 1 आ चुका है, क्या मान आ चुका है इसका 1। तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, तो हमारा ये भी क्या हो चुका है सिद्ध हो चुका है। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सभी खंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का है, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य का ज्ञात कीजिए। माध्य का एक माध्य आ चुका है आपके, माध्य का ज्ञात करवा रहा है। माध्य का सूत्र क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं सारणी लिख लेता हूँ इसको, सारणी लिख, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बहुत ही मेहनत लग रही है इसे करने में। देखो ये सारणी लिखे, वर्ग अंतराल कितना है हमारा, वर्ग अंतराल है हमारा 15 से 20, कितना 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30 और 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45 और 45 से 50। और हमारी बारंबारता है 14 56 60, 14 56 60, 86 86 74 62 48, 86 64 86 74 62 48, क्या है 86 74 62 48। आइए इसकी क्या निकालना है हमसे, माध्य का पूछिए, क्या पूछिए माध्य का। माध्य का निकालने के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है माध्य, क्या होता है माध्य का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस n/2 माइनस CF, जिसे बोलते हैं संचाई बारंबारता, अपॉन F इंटू
एच क्या होता है एल प्लस NY2 माइनस CF इंटू एच और अपोन में क्या होता है एफ, क्या होता है एफ अपोन में एफ। आगे यहाँ से सबसे पहले तो CF संचाई बारंबारता निकाल लें, संचाई बारंबारता अर्थात CF क्या निकाल लें CF निकालने के लिए संचाई बारंबारता हमें क्या करना होता है, संचाई बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो जैसे है वैसे लिख लेते हैं। कितना है 14 है तो 14 और इसके क्या करते हैं ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। 14 में 56 जोड़ा तो कितना हो गया, 14 में 56 जोड़ा तो 6 और 4 10, 10 का जीरो हासिल लगा एक, एक और 5 6, 6 और एक हासिल का 7 तो कितना हो गया 70, 70 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 130, 130 में 86 जोड़ा तो कितना हो गया देखो, जीरो में 6 जोड़ा 6, 3 में 8 जोड़ा 11 हासिल लगा एक, एक और एक हासिल का 2 तो 216, 216 में 74 जोड़ा देखो, 4 में 6 जोड़ा जीरो हासिल लगा एक और 4 7 में 1 जोड़ा 8 और एक हासिल का 9 और 2 ऐसे ही। अब 290 में 62 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जीरो में 2 जोड़ा 2, 9 में 6 जोड़ा 15 हासिल लगा एक, 2 और एक हासिल का 3। अब यहाँ से इस 352 में 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जीरो में 2 में 8 जोड़ा जीरो, 5 में 4 जोड़ा और एक हासिल लगा 2 में 8 जोड़ा 10, 10 का जीरो हासिल लगा एक, 5 और 4 9 एक 10, 10 का जीरो हासिल लगा एक, 3 और एक 4 तो कितना आ गया 400, कितना आया है 400। तो ये हमारा ये भी कितना हुआ टोटल हमारा 400, ये होता है हमारा एन का मान, एन का मान कितना है 400, कितना है 400। अब जो 400 आ चुका है तो यहाँ से हमें निकालना है NY2, क्या निकालना है NY2, NY2 क्या होता है NY2 होगा हमारा 400/2, 400 से काटेंगे कितना आएगा 200 और 200 संचाई बराबर तब देखो 200 किसके पास है 200 है, ये 130 है और 200 200 नहीं है तो 200 से ऊपर वाला देखना होता है, 200 से कम वाला नहीं। तो 200 से ऊपर वाला कौन सा है 216 और 216 इसके जस्ट सामने वाला होता है, ये होता है एफ का मान, किसका होता है एफ का मान और यही होता है इसके सामने वाला वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल। और जस्ट इसके ऊपर एकदम इसके ऊपर जो होता है ये होता है CF का मान, किसका होता है CF का मान। यहाँ पे मान लिख लेते हैं क्या है हमारे पास देखो L का मान कितना है, जो ये वर्ग अंतराल होता है इसका मिनिमम कौन सा है कम से कम 30 वाला, कितना है 30 तो L का मान 30। NY2 कितना है 200 तो NY2 200 हो चुका है। उसके बाद CF का मान कितना है, CF का मान है हमारे पास 130, कितना है 130। इसी तरीके से और हमारे पास एच का मान कितना है, एच का मान है हमारे पास, एच का मान देखो, एच का मान जो एच होता है हमारा अंतर, क्या होता है अंतर, 30 और 35 का अंतर कितना है 5, कितना है 30 और 35 का अंतर 5 है, कितना है 5 तो एच का मान कितना है 5। उसी तरीके से एफ का मान कितना है, एफ देखो एफ का मान है 86, कितना है 86 तो एफ का मान कितना है 86 और मान रखते चले जाओ सूत्र में माध्य का निकालनी है तो माध्य का सूत्र होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। बस यहाँ पे मान रखते हो L का मान कितना है 30, L का मान कितना है 30 है तो L का मान 30 प्लस NY2 का मान कितना है प्लस NY2 का मान हमारे पास कितना है 200, कितना है 200, कितना है 200 ये रहा 200 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 130 और बटे एफ का मान कितना है, एफ का मान है 86 इंटू एच का मान कितना है 5। अब कैलकुलेशन करते हैं तो 30 प्लस 200 में से 130 गया तो कितना बचेगा 70/86 इंटू 5। अब क्या करोगे, या तो इसको काट लो, अगर इसको काटोगे तो क्या ये कट जाएगा, देखते हैं क्या ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे इसका, जब पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आने के लिए सबसे पहले क्या करोगे देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना 30 प्लस 70 गुणा इसमें करोगे 5 में, 5 7 35 होता है तो कितना हो जाएगा 350/86 तो 350/86 इसकी क्या करोगे अब, तो 30 प्लस इसको भाग दोगे कितना होगा 86 से भाग दो तो 350 को तो कितना भाग दोगे 86 का पाड़ा पड़ोगे, 86 का पाड़ा समथिंग जगह 4 बार, कितनी बार 4 बार तो 4 बार जाएगा तो कितना होगा देखो 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना होगा 32 और 2 34, 32 और 2 34 और जब घटाओगे तो कितना होगा देखो 350 में 344 गए तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, अब जीरो बढ़ा लोगे कितना हो गया 60, फिर एक जीरो बढ़ाओगे कितना, एक जीरो बढ़ाओगे तो फिर कितना हो गया 600 में जब भाग दोगे किसको 600 में भाग दोगे,
जब 86 से कितनी बार जाएगा, 86 का पढ़ा जाएगा इसमें 6 बार के समथिंग, कितनी 6 बार करके देखें। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 48 और 3 कितने होते हैं 51। अगर इससे ऊपर जाता है तो कितना होगा देखो, इससे ऊपर करते हैं 7 से करते हैं, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4 और 7 अट्ठे 7, अगर 7 से करते हैं 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितना होगा 60। तो इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो इसमें से कम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.06 के समथिंग जाएगा, कितना 4.06 के समथिंग। तो क्या लिख दोगे 4.06। अब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34.06। तो ये क्या होगी हमारी माध्य क्या आएगी, क्या आएगी माध्य का, क्या आ गई है हमारी माध्य का, माध्य का कितनी आई है हमारी, ये 34.06, क्या है ये 34.06। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्लास लाइव पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर कितना है के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान दे रखा है 1.73। अगर प्रयोग क्या है तो प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आगे देखें। सबसे पहले क्या दिया कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो क्या है एक भवन है कितना 10 मीटर, तो ये मान लिया हमने क्या है एक भवन है, क्या है भवन कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, क्या है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक क्या हमारे पास एक केबल टावर भी है, कितना है केबल टावर का ऊंचाई नहीं पता है कितनी है, लेकिन केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। किसके शिखर से, भवन के, इस भवन के शिखर से इस केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो यहाँ से इसका क्या करेंगे इस तरीके से मान लेंगे और ये कितना हो जाएगा 60 है, कितना है 60 डिग्री है। आगे फिर क्या कहा उसने कहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 है, इसके पाद किसके इस वाले केबल टावर के, और इसका पाद का अवनमन कोण कितना है, ये कितना है 45 है, कितना 45 डिग्री। आगे फिर कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये कितना है, ये 10 मीटर, इसके नाम भवन क्या हम ए बी भवन मान लेंगे, और ये सी और डी क्या मान लेंगे, एक क्या मान लेंगे एक केबल टावर है। अब इसको जब ये क्या हम इसको मिला देंगे इस तरीके से और ये क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे ई, क्या मान लेंगे ई। अब यहाँ से ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 हो जाएगा, कौन सा ये वाला जो है, जितनी ये भवन की ऊंचाई है इतनी तो इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है 10, कितनी है 10, तो इसको क्या मान लें 10 है, तो जब इधर 10 है तो इधर भी 10। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लगा लें, त्रिभुज चलो ये लगा लेते हैं ए सी और ई, कौन सा त्रिभुज लगा दें, त्रिभुज ए सी ई। तो इसमें क्या देखो ये क्या हमारे पास ये लंब है और ये क्या है ये आधार है और ये क्या है ये कण है। तो इसके लिए क्या करें हम, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लगा, त्रिभुज लगा लेते हैं हम ए ई और सी में, ए ई और सी। तो ए ई सी में लगाओगे तो कौन सा लगा लो, tan लगा लो, tan 45 कितना है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा ए सी अपॉन आधार, आधार कितना है हमारा, आधार है हमारे पास ए ई, क्या है ए ई, ये तो है क्या हमारे पास ए सी अपॉन ए ई। तो tan थीटा की जगह क्या हमारे पास tan थीटा का मान कितना हमारा 45 है, कितना है 45 डिग्री बराबर, क्योंकि हम कौन सा त्रिभुज लगा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लगा रहे हैं, कौन सा ये वाला त्रिभुज। तो थीटा का मान कितना है 45, ई सी का मान कितना, ई सी का मान हमारे पास 10 है, कितना है 10 अपॉन ए ई का कोई मान नहीं है, ए का कुछ मान नहीं है तो ए ऐसे ही। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 10 अपॉन ए ई। इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो और त्रिज्या गुणा कर दो, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ई बराबर 1 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 10। तो ए ई का मान कितना हो गया 10, ए ई का मान कितना हुआ 10। इसी तरीके से क्या है, इस तरीके से हम इस वाले त्रिभुज में लगा लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या है ए ई और डी। तो कौन सा त्रिभुज लगाओगे आपके ए ई डी, त्रिभुज लगा लेते हैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए डी में क्या लगाओगे, इसमें भी क्या tan लगा लो, क्योंकि हमें पता क्या निकालना, हमें लंबी तो निकालना है और आधार हमें पता चल चुका है। तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या है लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा डी ई, क्या है डी ई अपॉन लंब बटे आधार होता है तो डी ई अपॉन ए ई, कितना है ए ई।
तो tan थीटा, थीटा की जगह क्या रख दें हम, tan 60। आपको कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला। तो एंगल कितना है 60 बराबर डी, डी का मान कितना है, डी का मान नहीं पता तो डी ऐसे ही अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान आया हमारे पास 10, कितना आया है 10, तो ए की जगह क्या रख देंगे 10। tan 60, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर डी ई अपॉन 10। डी का मान निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, तो त्रिची गुणा कर दो, इसके नीचे एक मान लो, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा डी ई बराबर 10√3। तो कितना आएगा डी का मान 10√3, तो डी का मान कितना आया 10√3। अब आगे हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है इस टावर, केबल टावर की ऊंचाई, इस केबल टावर की ऊंचाई क्या हमारी, केबल टावर की ऊंचाई है डी सी। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर होगा हमारा डी ई प्लस ई सी, क्या हो जाएगा ई सी। देखो डी ई प्लस ई सी, ये तो होगा, ये क्या हमारा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है डी सी, डी और सी, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ से डी सी का मान ज्ञात है नहीं है, तो डी सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ से डी का मान ज्ञात है, डी का मान हमें पता चल चुका है, क्या है डी का मान है हमारे पास 10√3, कितना है 10√3। अब इसके बाद ई सी का मान ज्ञात है, ई सी का मान देखो ई और सी, जब इसका मान 10 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर 10 है, 10 मीटर भवन की ऊंचाई है, तो इसकी भी कितनी होगी, यहाँ भवन तक है तो कितनी होगी 10 होगी। तो ई सी का मान कितना है 10, कितना है ई सी का मान 10 है। तो आगे क्या हो जाएगा, क्या रखोगे हमें, हमें क्या निकालना है, केबल टावर अर्थात टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है हमारे पास एच बराबर कितनी है डी, क्योंकि टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी है डी, क्या है डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी कितनी है हमारी, देखो डी ई प्लस ई सी, यहाँ से देखोगे तो डी का मान कितना है 10√3 प्लस ई सी का मान कितना है, ई सी का मान देखो, ई सी का मान कितना है, जितना ए ई का मान है उतना ही क्या है ई सी का मान है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई बराबर ए ई, या ऐसे निकाल लो ए बी बराबर कितना है डी, ए बी बराबर हमारे पास ई सी के, इसके ई और सी के, किसके है ई सी। तो ई सी का मान भी कितना है 10, कितना है 10, तो ई सी का मान कितना है 10 है। तो यहाँ से 10 और 10 कॉमन ले लोगे, इसमें दोनों में 10 है, तो यहाँ से क्या बचेगा √3 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा √3 का मान रखना चाहो रख लो, क्योंकि उसने कहा है कि √3 का मान रख सकते हो। √3 का मान कितना है, √3 का मान उसने दे रखा है, √3 का मान है 1.73, यह है, तो यहाँ पे रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, √3 का मान कितना है 1.73 और प्लस के 1, जब करोगे तो 10, इसे जोड़ोगे 1 और 1 कितने होंगे 2, तो गुणा 2.73, ये तो हो जाएगा। अब इसकी गुणा करोगे 10 की गुणा देखो इसमें करोगे तो कितना होगा, 10 की गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 27.30, कितना हो जाएगा 27.30, क्योंकि जीरो इसके आगे बढ़ा लोगे पॉइंट इधर की जाएगा, कितना हो जाएगा 27.30। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी है, वो हो जाएगी 27.30, ये काय में है मीटर में है, तो ये मीटर में आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 27.30, ये क्या होगी हमारी, ये इसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी ऊंचाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को बीजगणन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से करना, बीजगणन विधि से। समीकरण हमारी 2x प्लस के y बराबर 5, 3x प्लस के 2y बराबर 8। आइए हल करते हैं। क्या क्या समीकरण हमारी, 6 का गया समीकरण है हमारी 2x प्लस y बराबर 5, इस 5 को इधर ले आओ तो 2x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है हमारी 3x प्लस 2y बराबर 8, इस 8 को भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 2y और 8 इधर आ गया तो माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण है, इसे हमने बीजगणन विधि से हल करना है। बीजगणन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2
एक्स प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर क्या करोगे, तुलना कर दोगे। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 को देखोगे तो ये वाले समीकरण से तुलना करोगे, और समीकरण 2 को देखोगे तो इस वाले से तुलना करोगे। तो यहाँ से A1 का मान कितना होगा, A1 का मान होगा 2, A1 का मान कितना हो जाएगा 2। B1 का मान कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, y है खाली, तो क्या हो जाएगा 1। तो B1 का मान कितना हो जाएगा 1। C1 का मान कितना है -5, तो C1 बराबर -5। इसी तरीके से A2 का मान कितना है, समीकरण 2 की तुलना करोगे इससे, A2 का मान कितना है 3। B2 का मान कितना है, B2 का मान है 2। C2 का मान कितना है -8। अब बीजगुणन विधि में सबसे पहले इसका सूत्र लगाओ। बीजगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, बीजगुणन विधि लगाओगे तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है इसका सूत्र होता है x अपॉन, जब x वाला पद हो तो a वाला पद नहीं होगा, तो क्या होगा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y अपॉन, अब इसमें b वाला पद नहीं होगा, C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/1 A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा सूत्र होता है बीजगुणन विधि का। बस इसी में मान रखते चले जाएंगे और हमारा आंसर आता चला जाएगा। एक्स ऐसे ही अपॉन B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1 गुणा C2 का मान कितना है, C2 का मान है -8, तो -8 चिन्ह का है माइनस। B2 का मान कितना है, B2 का मान है 2 गुणा C1 का मान कितना है, C1 का मान है -5 बराबर y अपॉन, यहाँ से C1 का मान कितना है -5 गुणा A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान कितना है -8 गुणा A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 बराबर 1 अपॉन A1 का मान है 2 गुणा B2 का मान है 2 माइनस A2 का मान है 3 गुणा B1 का मान है 1। अब इसकी गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, जब इसकी गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो x अपॉन 1 की गुणा -8 में करेंगे तो -8 ही का ना 8 माइनस, देखो माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 बराबर y अपॉन -5 की गुणा 3 में करोगे तो -5 दिया 15, और माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16, तो प्लस के 16 बराबर 1 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 ही करना 3। यहाँ से क्या होगा x अपॉन, और जो 10 के क्या प्लस का है और 8 क्या है माइनस का है, तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो बचेगा 2 बराबर, यहाँ से y अपॉन, ये 16 प्लस का है, 16 में से 15 गए तो कितना बचेगा 1 बराबर 1 अपॉन 4 में से 3 गए कितना बचेगा 1, तो कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो x का मान है और y का मान है इसे तीसरे वाले पद के बराबर रखना होगा। क्या करना होगा, तीसरे वाले पद के बराबर रखना होगा। तीसरा पद क्या है हमारा 1/1 है, क्या है 1/1 है। तो यहाँ से जब बराबर रखोगे तो सबसे पहले इसे रख लो, इसलिए x/2 बराबर 1/1। इसी तरीके से दूसरा वाला पद भी रख लेंगे, y/1 बराबर 1/1। तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे तो x ही गुना x, 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। यहाँ से y का 2 करोगे तो y कितना, 1 की गुणा y में करोगे तो क्या आएगा y, और 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, तो y का मान कितना जाएगा 1। इस तरीके x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। ये क्या हमारा सवाल हो चुका है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट